आज के समय में राहुल गांधी को मीडिया ने पप्पू बनाया है, या वो खुद ही वैसे है कि उनको ज़्यादा जो है छवि बनाने के लिए मेहनत नहीं कोई करना पड़ा। उस तरीके से थोड़ा बहुत बारीकी से हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर राहुल गांधी की ओवरऑल जर्नी की बात करें तो वो बहुत पुराने समय के जो है 4 प्रधानमंत्री हो सकते हैं शायद। जब देवेगौड़ा के टाइम पे वो बने हुए थे क्या, मैं ज़्यादा उनको नहीं जानता। उस टाइम पे शायद वो एमपी बने हुए थे होंगे शायद। उस टाइम से लेके आज टाइम तक उन्होंने ऐसा यादगार ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके ऊपर लोग विश्लेषण करें या ना करें। अब की बात छोड़ दीजिए कि अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, वो भी आखिरी टाइम पे जब उनकी पार्टी अब गर्त में चली जा रही है, नीचे गिरता जा रहा है ग्राफ, तो इसलिए उनको अब सड़क पे उतरना पड़ा, वो अलग बात है। और दूसरा विश्लेषण यह है, उनकी ओवरऑल वो राजनेता है ही नहीं। अगर देखा जाए तो वो सिर्फ ये है कि अच्छे घराने से वो आते हैं, और उनकी जो ओवरऑल हिस्ट्री ऐसा रही है कि उनकी जो परवरिश जो भी हुआ है वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड एरिया में, उनको संरक्षित एरिया में उनको उस तरीके से पालन पोषण किया गया है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो राजीव गांधी की हत्या हुआ था और उनकी दादी को भी शहीद होना पड़ा, इसलिए उनको काफ़ी जो है प्रोटेक्शन के आम आदमी से कट करके उनको उस तरीके से बड़ा किया गया है। इसलिए उनको आम आदमी क्या सोचता है, क्या उनको उस तरीके से उनको जो भी कॉमन ये होता है उसको वो उस तरीके से वो समझ में नहीं आता। उनको जो भारतीय जो रहन सहन है उस तरीके से वो उनको ज़्यादा कटा हुआ व्यक्ति है, और वो भी पार्ट टाइम है, ज़्यादा फुल टाइम राजनेता है ही नहीं। आधा समय तो वो विदेश में अपना समय बिताते हैं, और बाकी जो टाइम है इलेक्शन में इधर उधर उनको घुमाया जाता है, उनके नाम पे थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है। तो काफ़ी वो जिस हिसाब से उनकी राजनीतिक समझ होगी, वो इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति थे, जैसे कि संजय गांधी उनकी मामा जी, वो तो उनको भी वो भी मर गए प्लेन क्रैश में। जो भी उनके परिवार की राजनीति समझाने वाले जो भी व्यक्ति थे, वो सोनिया गांधी सिर्फ वही व्यक्ति है। वो थोड़ा बहुत राजनीति को समझ सकती है थोड़ी बहुत। तो उनकी माँ से भी उस तरीके से कुछ नहीं सीखा, उस तरीके से देखा जाए तो। और जो भी वो बयान देते हैं वो सब उनकी पार्टी के जो सीनियर मेंबर हैं वो लिख करके उनको सारे बहुत भाषण वगैरह लिख करके देते हैं। तो जो भी वो आरोप लगा रहे हैं आजकल मोदी के ऊपर की टेलीप्रॉम्प्टर के वजह से वो मोदी जी पढ़ते हैं अपने हिसाब से, कुछ नहीं करते, ये तो उनकी अपनी छवि है, व्यक्तिगत छवि है अगर देखा जाए तो वो ना ही अपने कार्यकर्ता को उस तरीके से भाषण दे सकते हैं कि वो कार्यकर्ता उत्तेजित या उस तरीके से मोटिवेट होके अपना ये कर सके, ना राजनीतिक डिसीजन उस तरीके से ले पाए आज तक की। जो जिस तरीके से मोदी ले सकते हैं, जो भी राजनीतिक जमीनी नेता ले सकता है, उस तरीके से वो परवरिश ही नहीं हुआ। तो उनका भी उतना दोष है नहीं कि वो राजनीति पे आ गए और कुछ लोग उनको उनके नाम पे राजनीति भी चला रहे। आप कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, ड्रामा करना एक बात है और वास्तविक चरित्र होना एक बात है। हाँ, तो वो चरित्र लगातार दिखलानी पड़ती है, और आजकल के जमाने में आप छिपा नहीं सकते हैं, हर चीज दिखती है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जो है अपनी छवि
एक त्यागी व्यक्ति की, जो देश के प्रति समर्पित है, उसके प्रति नहीं दिखा पा रहे हैं। वो तो देश के विरुद्ध में बोलते हैं, चाइना के समर्थन में बोल देते हैं, हाँ, सेना के खिलाफ बोल देते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में बोल देते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में बोल देते हैं। तो इस तरह से वो जो है वो तो एक ऐसी छवि बना रहे हैं जो कि एंटी इंडिया सिद्ध हो जाता है और एंटी हिंदू भी सिद्ध हो जाता है रहे रहे कभी। तो उनका एक ड्रामा होता है, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी वो हो जाता है, यानी माइंड स्थिर नहीं है कि हमें क्या करना है। ये माइंड उनका स्थिर नहीं है, कब क्या बयान देना है, कौन हमारे साथ है वो क्या बयान दे रहा है, तो वो गलत बयान दे रहा है तो उसके हम तुरंत उसके अगेंस्ट में काउंटर करें, इसका नहीं है। कोई भी ट्वीट कर देना, हल्की फुल्की बात को बिना जाने बिना पता लगाए हुए तुरंत ही ट्वीट कर देना, इस तरह की बातों से जो है अपनी छवि खराब। एक जो गंभीर नेता होता है वो सारे प्रमाण जब जान लेता है उसके बाद ही कुछ बोलता है, अन्यथा वो चुप ही रहता है। उसके उसके पार्टी के दूसरे लोग भले कभी कुछ बोल सकते हैं इधर उधर, लेकिन जो टॉप लीडर है उसको जल्दी बयान नहीं देना चाहिए, उसको सोच समझ करके संतुलित ही बयान देना चाहिए। तो उस तरह का बयान जो है राहुल गांधी नहीं देते रहे हैं। वो जैसे मन वैसे, जब जैसे इमोशन में कोई व्यक्ति नहीं बोलता है उस तरह से वे बोल देते हैं। तो इमोशन में बोल देने से तो आप साधारण आदमी हो जाते हैं ना। देश को चलाने वाला जो ब्रेन होता है वो इमोशन से हट करके होता है, उसका पूरा माइंड एब्जॉर्ब रहता है उसमें और बहुत संतुलित बयान दिया करता है। क्योंकि भारत कोई एक यहाँ जाति का, एक संप्रदाय का, एक धर्म का देश तो है नहीं। हाँ, तो इन सबको ध्यान में रख करके ही कुछ बोलना तोलना होता है। यहाँ संविधान है तो संविधान के अनुरूप कई बार माफी मांगनी पड़ी उनको, अंड बंड बोल बोल करके। हाँ हाँ, और कभी सावरकर के खिलाफ में बोल दिए, बोलते रहे, फिर जो है उनके साथी संबंध बना रख लिए, जो कि सावरकर को जो आइडियल मानते थे उनके साथ ही गठबंधन बना लिए। तो उसके बाद भी बोलने लगे, फिर बोलना छोड़ दिए। तो यह व्यक्ति जो है असंतुलित है, उसका अपना अपनी आइडियोलॉजी उसकी फिक्स नहीं है। तो इस तरह से ये सब जो है राहुल गांधी जो है अपना प्रभाव, अस्थायी प्रभाव जो है लोगों पर नहीं जमा पाए, लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। मोदी के विरोध में जो है वे कांग्रेस को वोट दे देते हैं, कांग्रेस के समर्थन में लोग वोट नहीं दे रहे हैं। मोदी के विरोध की वजह से दे देते हैं, चलो भाई हम मोदी को तो दे नहीं सकते तो क्या करेंगे, किसको देंगे, चलो इसी को, कांग्रेस को देते हैं। यह एक नेगेटिव वोटिंग मिल रही है इनको पॉजिटिव वोटिंग नहीं मिल रही है। ये इनका पॉजिटिव कोई कर्म नहीं है, इसके कारण जो है ना ये इनको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। ये मास लेवल का जो है इनका वो नहीं है, पैसे दे दे करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसकी भी पोल खुल जाती है। जंतर मंतर पर धरना देते हैं, वहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि कितना वो उनका व्यक्तिगत विचार है या कितना वो दूसरे लोगों से प्रभाव है, जो कम्युनिस्ट वादी लोग हैं उनसे प्रभाव है, ये सब बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो फिर आपकी पार्टी भाई फिर कम्युनिस्ट पार्टी में मिल जाइए, अगर कम्युनिस्ट का ही विचार अच्छा लग रहा है तो फिर अपने पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी बना दीजिए। कम्युनिस्ट सब तो अपने विचार से तो कितना सीट लाते हैं सब, कम्युनिस्ट अभी कौन आइडियल हो गए आपके, अगर वे अच्छे होते तो वो तो बहुत सीट लाते ना शासन करते हुए। तो उनके तो सीट वो तो बंगाल से भगा दिए गए, त्रिपुरा से भी भगा दिए गए, अब केरल में रह गए हैं, वहां से भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा उनका। तो आइडियल उसको बनाया जाता है ना जो कि सफलता हासिल किया हो, उसको थोड़ी बनाया जाता है जो कि फेलियर हो। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे दूसरा विश्लेषण हम थोड़ा बहुत इनको देख लेते हैं, जो कंसिडर आज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल अच्छे जो है पीएम बन सकते हैं क्या? उनको भी सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर ही सभी जो है उनकी मापदंड को तोल के उनको ये करना पड़ेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, उनको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। इनकी जो आंदोलन है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन से शुरू किया था उस टाइम पे, जब जो है कांग्रेस की सरकार थी, और जब उनकी जो भी इमेज खड़ा किया हुआ था वो सब मीडिया ने प्रचार किया था उनको उस तरीके से अन्ना के छवि में उनको
बगल में खड़ा किया गया था, वो सारे सवाल वो अपने हिसाब से दे रहे थे। अन्ना को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा था वो अन्ना आंदोलन में। और जो भी उस टाइम पे जिस हिसाब से वो मैनिपुलेट हुआ, वो आंदोलन फर्जी आंदोलन ही कहिए, क्योंकि भाई जो भी उन्होंने आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर, वो साबित नहीं हुआ। 2G घोटाला हो, उस तरीके से घोटाला हो या जो भी हो। और उन आंदोलनों में जो भी वामपंथी जुड़े हुए थे, आज सब मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। उस टाइम पे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके थे। जो भी आज के एक पत्रकार, कुछ यूट्यूबर भी हैं जो उस टाइम पे अन्ना आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत ये किया था, जो है एक्सपोज किया था, या जो भी कहे, उनको नकारात्मक कांग्रेस की छवि प्रचार किया था। वो सब भी आज के टाइम पे मोदी के खिलाफ है। तो अन्ना आंदोलन तो फर्जी निकला। ये तो मीडिया के खड़े किए हुए व्यक्ति जो है अपना सरकार बना लिए, और 2 बार सरकार बना लिए सक्सेसफुली। पहले लॉन्च होते हुए उन्होंने दिल्ली बहुत बड़ी जो है सीनियर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को हरा दिया, और दूसरी बार बन गया, और तीसरी बार अब पंजाब में भी उन्होंने भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उस तरीके से वो एक्सपैंड भी हो गया। और इस तरीके से देखा जाए तो उनकी जो भी है इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो दोनों की अलायंस भी आपसी तालमेल है ही नहीं। अगर विचारधारा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वो किस तरह से कौन उनको इस इंडिया गठबंधन में शामिल कर रहा है, या किस हिसाब से उनको भूमिका निभा रहे हैं, ये भी आज के टाइम पे काफी लोग उनको भाजपा की बी टीम कहते हैं। और काफी टाइम ये भी है कि वो जहाँ पे कांग्रेस की जो भी सरकार है, वहाँ पे वो जो है इलेक्शन लड़ लेते हैं और उनकी वोट अच्छी खासी काट लेते हैं। जैसे कि गुजरात इलेक्शन में हुआ, ये भी एक उस तरीके से विश्लेषण भी कभी कभार इनके ऊपर आरोप होता है। क्या दिल्ली में किस तरीके से उन्होंने जो सरकार चलाई है, ये भी उन लोगों को पता है, क्योंकि वहाँ पे विकल्प जो हम सोचते हैं कि मोदी के विकल्प है नहीं, दिल्ली में भी उसी विकल्प है नहीं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के अलावा। तो आज के टाइम में भी उस तरीके से बने हुए हैं। काफ़ी लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं कि भाई ठीक है, कुछ दिल्ली में सुधार हुआ है, कुछ जो है जैसे कि पानी या जो भी हो, उस तरीके से एजुकेशन हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, या उस तरीके से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। उस तरीके से कुछ लोग उनके समर्थक वर्ग वो भी बताते हैं, या उनके जो नकारात्मक छवि है वो तो भाजपा उठा रही है। जैसे कि शराब घोटाला हुआ या शीश महल हुआ, उन्होंने जो दिल्ली में बहुत बड़ा महल बना दिया अपना रेजिडेंस को, या बाकी अन्य चीज हो, वो सब मीडिया में आता ही रहता है। तो क्या ये बन पाएंगे? आप किस तरीके से इनको देखते हैं, अरविंद केजरीवाल को? देखिए, अरविंद केजरीवाल से तो मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, और अन्ना हजारे का आंदोलन जब था तो मैं खुद भी गया था। अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं भी शामिल हुआ था, उसमें मैं भी अनशन पर था, और वहाँ पर छत्रसाल स्टेडियम में मैं भी बंद रहा था। और केजरीवाल से मुलाकात है। मैं अपने विचार को रखने गया था कंपुतंत्र वाला सिस्टम को, कि भाई जनता को सीधे कानून बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हाँ, और अनुपातिक समाजवाद की भी मैंने बात की थी कि भाई सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच में 20 और 1 का अनुपात हो, संपत्ति का इस तरह से वितरण हो। हाँ, और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैंने कहा कि भाई आप लोग जो है लोकपाल बिल की जो बात कर रहे हैं, जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जन लोकपाल जो है और उससे जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, बल्कि एक कड़ी और बढ़ जाएगी। और मैंने केजरीवाल को ये बता दिया था कि देखिए, अगर खत्म करना है
तो हम लोग को पहले जो है कैश मनी को समाप्त करना पड़ेगा, डिजिटल करेंसी चलानी पड़ेगी, और हर जो है ऑफिस में ब्रेन स्कैन मशीन रखनी पड़ेगी। इस तरह की बात मैंने उनको समझाई थी। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति ना ए बोला, ना बी बोला, ना सी बोला, ना डी बोला, चुपचाप बैठा रहा। हाँ, वो मुझे लग गया कि ये व्यक्ति एक नंबर का धूर्तबाजी आदमी है। हाँ, कि जो ना इसको गलत कह रहा है, ना सही कह रहा है, ना कुछ बोल रहा है। उसके समर्थक घेरे हुए थे और मैंने उनको यह कह करके मैं वहां से निकल गया। अन्ना हजारे तो वहां बैठे हुए थे गांधी जी के वो उसके सामने में समाधि स्थल के में। तो मैंने कह दिया कि देखिए, आप लोग कांग्रेस के खिलाफ में बोल रहे हो, लेकिन हमारी समझ में तो कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट तुम लोग होगे। हाँ, मैंने उनको कह दिया वहीं पर, उन सबके समर्थकों के बीच में ही, और फिर मैं वहां से चल दिया। हाँ, मैंने अपनी पुस्तक भी उनको द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैंने एक पुस्तक लिखी है, तो उसको मैंने वहां पर अरविंद केजरीवाल को गिफ्ट में दिया था। और मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, इसको पढ़ लीजिएगा। अब वो आदमी ऐसा मुंह बना करके बैठा हुआ है। हाँ, वो बहुत धूर्त आदमी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रंगा सियार अगर कोई है ना भारत की पॉलिटिक्स में, तो वही आदमी है। उससे ज्यादा धूर्त और कोई भी नहीं है। हाँ, तो वह जो है उससे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते ना देश की जनता। हालांकि देश की जनता को उस वक्त बहुत उम्मीद हुई थी, और उम्मीद हुई थी अन्ना हजारे कारण, केजरीवाल कारण नहीं। क्योंकि अन्ना हजारे की एक छवि बहुत अच्छी छवि थी, आज भी अच्छी छवि है। हाँ, तो अन्ना हजारे की छवि के आड़ में जो है वो अपनी छवि चमका लिया, और लोग सोचने लगे कि ये सेकंड अन्ना हजारे है। हाँ, और लोग इसी में गच्चा खा गए। वो नहीं जाने कि ये कि एक बहुत बड़ा ये जो है धूर्त आदमी, गिरगिट जैसा रंग बदलेगा ये। और उसने वो सब किया। एक घोटाला नहीं किया, कई घोटाले धीरे धीरे उसके आ रहे हैं, और कोर्ट में भी हो रहा है। उनके लोगों को जमानत नहीं मिल रही है कोर्ट से। मेडिकल घोटाला भी किया है, नकली दवा चला रहा था, कई कई। हाँ, कई कई किया है वो कांड, और उसको जितना मौका मिलेगा उतना कांड करेगा वो। समझ लीजिए कि वो वहां से पंजाब से पुलिस ला करके यहाँ जो है उसको कुमार विश्वास को खींच करके ले जा रहा था। हाँ, तो वैसा वो आदमी बिल्कुल ही गलत आदमी है। और उस आदमी को दिल्ली वाले जिता रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग में जिता रहे हैं कि भाई कोई कौन चीज फ्री दे रहा है। फ्री तो यहाँ कुछ होता ही नहीं, लोगों को यही नहीं पता है। फ्री तो इस धरती पर कुछ नहीं मिलता है। फ्री में क्या मिल जाएगा? हर चीज की कीमत होती है अपनी एक। तो वह तो कीमत टेढ़े, क्योंकि धूर्त आदमी है तो टेढ़े तरीके से निकाल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा विकल्प है। लेकिन जहां तक वो जिसको चाय कहा जाता है ना, उस तरह से चाय टाइप का आदमी है। हाँ, मैं तो मीडिया में स्पष्टता कह रहा हूँ। तो वो चाय किस्म का आदमी है और सही आदमी नहीं है। और वह जो है भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग जो है अब किसी नए व्यक्ति पर भरोसा भी नहीं कर सकते उसके कारण। कोई अच्छा आदमी पर भी लोग जो है भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके सामने एक केजरीवाल का दृष्टांत आ जाएगा। केजरीवाल भी अच्छा बन रहा था, जी जी करके बोलता था, और बिल्कुल ही ढीला ढाला कपड़ा पहनता था। हाँ, और कई कई तरह की बात बोलता था, कार में नहीं चलूंगा, तो उसमें नहीं रहूंगा, फ्लैट में नहीं रहूंगा, तो ये वो बहुत सारी बात बोलता था। सब उल्टा काम किया। तो अब वह व्यक्ति, उसको तो कांग्रेस वाले बनाएंगे भी नहीं। इंडी गठबंधन वाले जो है, मुझे नहीं लगता है कि उसको लीडर चुनेंगे। लेकिन अगर लीडर वो चुन लिया गया, हाँ, तो वो तो जो है वो भारत के लिए सबसे खराब दिन होगा। वो जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें सबसे जो है धूर्त तो वही है। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या हम राजनीति में किसी संत को ढूंढ रहे हैं, कि संत छवि के वाले ढूंढ रहे हैं, कि सभी हम अगर एक के बाद एक कमियां निकालते चले जाए, कि हम ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है उस तरीके से निकालते चले जाए। अगर विकल्प ही नहीं रहेगा तो हम चुपचाप क्या हम नहीं, विकल्प है, क्यों नहीं विकल्प है, विकल्प है। हाँ,
मैं मतलब अरविंद केजरीवाल से बढ़िया राहुल गांधी होंगे, अरविंद केजरीवाल से बढ़िया नीतीश कुमार रहेंगे, अरविंद केजरीवाल से बढ़िया कोई भी रहेगा। बिल्कुल मैंने कहा कोई भी रहेगा, जो इन लोग के है ना, इनमें से कोई भी रहेगा। अरविंद केजरीवाल से बढ़िया अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो मान है ना, मान भगवंत मान, हाँ हाँ हाँ, वो बढ़िया रहेगा बिल्कुल अरविंद केजरीवाल से। यहाँ अरविंद पे केजरीवाल सबसे खतरनाक है टोटल में से। यहाँ पे प्रश्न दूसरी उठता है कि हम उसको धोखेबाज या उस तरीके से, या जो भी उस तरीके से छवि होती है, वो तो राजनीति में अगर ना हो तो क्या किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है? अपने जो भी वो जो है वो पब्लिक का विश्वास का उसने वो किया है, बलात्कार किया है। यहाँ पे प्रश्न है कि हाँ। पब्लिक को क्या कितना और फिर पब्लिक उस पर भरोसा नहीं करने वाली है ना, उसके जैसों पर भरोसा करने वाली है। पब्लिक एक बार राहुल गांधी पर भरोसा कर सकती है, नीतीश पर भरोसा कर सकती है, लालू पर भी भरोसा कर सकती है, भले लालू ने घोटाला किया है, हाँ, लेकिन ये सब उतने शातिर घोटालेबाज नहीं है जितना केजरीवाल। वो सबसे शातिर घोटालेबाज है। हाँ, वो तो पढ़े लिखे हुए हैं IIT में, तो हाँ, तो इसीलिए तो बराबर वो पढ़े लिखे का ध्वंस भी देता है। पढ़े लिखे का मतलब है कि मैं इतना धूर्त हूँ कि मैं तुम लोग के पकड़ में नहीं आने वाला, उसके कहने का मतलब यही है। और मैं उस व्यक्ति से खुद मिल चुका हूँ, और चूंकि मैं मिल चुका हूँ तो मैं उसको रीड कर चुका हूँ, और इसलिए मैं उस व्यक्ति के विषय में स्पष्ट कर सकता हूँ कि वो व्यक्ति सबसे धूर्त आदमी है। वो भारत के लिए क्या, वो किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। वो सबको धोखा देगा, वो अपनी पत्नी को भी धोखा देता होगा, बच्चों को भी धोखा देता होगा। ऐसा आदमी सबको धोखा देता है, खुद को धोखा देता होगा। बिल्कुल। यहाँ पे ये प्रश्न ये है कि वो उन्होंने जो भी किया, क्या जनता के हिसाब से दिल्ली में जो भी कर रहे हैं वो उसके हिसाब से कुछ है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं, जनता ही चुनेगी ना। आपने मुझसे पूछा है ना, तो मैं अपना विचार बता रहा हूँ। अब जनता जो है, वो जनता जाने की, जनता किसको देवता समझती है, किसको अपना मसीहा समझती है, किसको अपना प्रतिनिधि समझती है, वो तो जनता जाने, जनता का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ उस व्यक्ति के विषय में। वो व्यक्ति जो है ना, वो सही नहीं है। वो तो हाँ, हम दोनों कह सकते हैं कि उस हिसाब से तो वो चालू व्यक्ति है, वो तो सबको पता है। चालू नहीं है, चालू तो खैर सब होते हैं, चालू नहीं, वो सभी चालुओं का, आज तक जितने चालू हुए ना, उन सभी चालुओं का चालू है वो। जितने भी धूर्त हुए राजनीति में, उसके सामने वो सब फीके हैं। तो है ही। हाँ, तो वो सबसे डेंजरस आदमी है। तो राजनीति के हिसाब से तो वो सही हुए ना, क्योंकि ऐसे नहीं कि ना, तो पोल खुल गई ना। हाँ, पोल खुल गई, उसकी धूर्तता की पोल खुल गई ना। वो अपना चालू तो बन रहा था, फायदा भी ले रहा था, लेकिन अब पोल खुल चुकी है, अब उसकी क्रेडिट खत्म हो चुकी है। हाँ, अब इतना आसान नहीं है कि सबको धोखा दे देगा। अब वो रंगे सियार का रंग उतर गया है। अब जब हौद में वो अब गिर गया पानी, शुद्ध पानी वाले में, तो वहां उसका रंग उतर गया है, सब पकड़ा गया है कि ये तो है, ये तो सियार है भाई। हाँ, हम ही लोग जैसा सियार है, सब सियार सब समझ जाएंगे। हालांकि दूसरे तीसरे विकल्प में ज्यादा कुछ तर्क तो हम ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों की तरफ से हम समझते हैं, विपक्ष की तरफ से हम समझते हैं कि ये जो विकल्प है, नीतीश वाला विकल्प जो है, और मायावती वाला विकल्प, ये दो विकल्प जो हैं वो इनके लिए ज्यादा सफल रहेंगे। अगर ये लोग इन दोनों पर कुछ करें तो मायावती सबसे सफल रहेगी, लेकिन मायावती को सफल बनाने में इन लोगों को नुकसान भी होगा व्यक्तिगत, कि इनकी पार्टी जो है कमजोर पड़ जाएगी, मायावती की पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन ज्यादा वोट ले आएगी। और नीतीश जो है वो एक उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए फिट है नीतीश, क्योंकि उनके पास समझ है और वे एडजस्ट कर सकते हैं, चतुर हैं, वे चतुर हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सबको लेके चल सकते हैं। तो वह उनके पास है। विपक्ष की मेरे पास मुझे लगता है कि बहुत सीमित उनके पास वो विकल्प है। तो ये कांग्रेस, सबसे दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है ना। कांग्रेस में किसी को विकल्प खड़ा करना चाहिए था,
तो कांग्रेस के पास राहुल गांधी उतने समर्थ नहीं है, प्रियंका गांधी जो है तो वो भी समर्थ नहीं है, उसके पास भी उतना वो सेंस नहीं है। हाँ तो यहाँ पे ये जो है नीतीश कुमार, वो विकल्प तो बन सकते हैं, वो तो सब उस हिसाब से तो भ्रष्टाचार के आरोप तो है नहीं। हाँ कुछ तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है नीतीश के ऊपर। और उसकी भाषा भी शैली भी अच्छी है और बहुत बहुत संवाद को तोड़ के बोलते हैं। अभी थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ाए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक दो स्टेटमेंट उनका खराब आया जो कि महिलाओं के खिलाफ बोल दिए थे वो, तो वो सब कुछ खराब हुआ था। शराब जो है वहाँ पे भी हुआ था, वो मर गए थे कुछ लोग वहाँ पे बिहार में। उन्होंने अपशब्द कह दिया था कि जो भी शराब पिए थे उनकी ही गलती है, ना कि नीतीश कुमार की, क्योंकि उन्होंने अवैध तस्करी जो वहाँ पे शराब होती है उनको नहीं रोक पाए। तो वहाँ पे लोगों को ये भी नहीं दिया, मुआवजा उस तरीके से नहीं दिया जो शराब अवैध तरीके से शराब होता है ना वहाँ पे बिहार में। तो कुछ लोग मर गए थे वहाँ पे, वो भी एक विवाद वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी या उस तरीके से अपशब्द कह दिए थे। महिलाओं के ऊपर अपशब्द कहे थे और शराब वाले मामले में तो खैर दोनों पक्ष दोषी हैं। नीतीश का भी आधा पक्ष सही है कि भाई जब अवैध शराब है तुम क्यों पिए, भाई पीने के लिए मना है, तुमने पिया क्यों, गलती तुम किए। और जनता का भी कहना सही है कि भाई तुमने शराबबंदी की है तो शराब बंद हुआ क्यों नहीं। हाँ तो दोनों पक्ष की गलती थी, लेकिन नीतीश का वह बयान जो महिलाओं के खिलाफ था ना वो बहुत ही खतरनाक बयान था और वैसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था, ऐसा कभी उनसे उम्मीद नहीं की गई थी। तो वो तो हो गया जो अब जबान से निकल गई है बात तो वो वापस तो आएगी नहीं। अब तो वो झेलना पड़ेगा उनको, कैंडिडेट अगर बन जाएंगे तो ये तो इस लिहाज से बस मायावती जो है ना वही संतुलित बयान देती है, सोच समझ के देती है, फालतू नहीं बोलती है। बिल्कुल, वो तो बोल ही नहीं रही है, वही प्रॉब्लम है ना, वो बोल ही नहीं रही है। क्यों बोलेगी बिना मतलब का? बोलने का कोई विषय होगा तभी तो बोलेगी, कोई जरूरी है आप कुछ ना कुछ बोलते रहे। महिला के जो पहलवान थे या बिल्किस बानो के विषय में वो बोल सकती थी, कुछ नहीं बोला उन्होंने। या सांसद जो है महुआ मोइत्रा, उस तरह जो है ना, ऐसा है ना कि देश में हर छोटी छोटी बात पर बड़े नेता को बोलने की कोई जरूरत नहीं रहती है। कांड तो देश में रोजाना होता रहता है। नहीं, सवाल यह है कि वो चर्चा में किस विषय पे लोग उनकी विरोध को दर्ज करे, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। क्या वो अडानी या अंबानी के कुछ नहीं बोलती है, या मोदी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलती है, या कोई भी किसी के खिलाफ में काम बोलती है? वो उतना किसी के खिलाफ में नहीं बोलती है। मैं उसी के करा वो विकल्प किस तरीके से उनको देखा जाए, कोई भी नहीं बोलती है, कुछ नहीं करती है। किस तरह से देखा जा सकता है? विकल्प के पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि एक तो उनका लंबा अनुभव है। हाँ ठीक है, वो अगर बेरोजगारी अनुभव है और उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टरशिप की है और ठीक है, उनके भी जिम्मे में कुछ आरोप हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो पार्क बनवाई थी तो उसमें बहुत हाथी लगवा दिए थे। तो वो तो उन्होंने काफी चीजें सुधार किए ना, जैसे कि उन्होंने बाहुबली को सच में उन्होंने अंदर किया था, ना कि प्रचार के हिसाब से उन्होंने अंदर किया था। जैसे तो उनके पक्ष में सिर्फ इतना है कि उनके पक्ष में जो है उनकी जो छवि ऐसी है कि भाई उनकी जो बिरादरी उनके साथ आ जाएगी। अच्छा, एक बात है, दूसरी बात है कि वो कुछ ब्राह्मणों को मैनेज कर सकती हैं। नहीं, यहाँ पे सवाल ये है ना कि जो भी न्यूट्रल मुद्दे है भी, जैसे कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, देखिए इस विषय पर तो इन लोग का उतना ऊंचा दृष्टिकोण नहीं है। सही बात है, सच्चाई तो है। इन लोग को अर्थशास्त्र की कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है, न इतने उनके सलाहकार हैं, न इनके पास कोई रोड मैप होता है कि देश को हम कहाँ ले जाएंगे, क्या कर रहा देंगे। ये सब तो इन सब से उम्मीद नहीं कि इन सबसे ये सब आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं लंबी चौड़ी। नहीं, कोई मुद्दा तो भी वो विकल्प नहीं जो विरोध नहीं दर्ज कर सकती, तो किस हिसाब से उनको विकल्प? बस उनकी बिरादरी है और उनका अनुभव है।
और क्या, बिरादरी है, दलित बिरादरी की है तो दलित लोग वोट दे देंगे, बस बात इतनी सी है। नहीं, उस हिसाब से तो काफी दलित नेता है भी है ना, जैसे कि बाकी जो बाकी उनके कंपैरिजन में कोई दलित नेता खड़ा नहीं है, उनकी तुलना में कोई नहीं है। वोट तो काट सकते हैं उस हिसाब से देखा जाए। मैं उस हिसाब से कह रहा था कि अगर वो सिर्फ अपनी दलित होने के पर भी चुनाव लड़ लिया जाए तो बाकी उनको प्रचार, मीडिया प्रचार भी चाहिए। वो कांग्रेस तो खड़गे को सामने खड़गे वोट नहीं ला पाएंगे ना, खड़गे की कोई ऐसी वो नहीं है। नैरेटिव के लिए कह रहा हूँ, ना कि वो दलित में उनका कुछ वो है नहीं। बिल्कुल, वो तो मैं नैरेटिव के हिसाब से कह रहा हूँ, ना कि असल में ग्राउंड में नैरेटिव के हिसाब से। जो भी आज के समय में मायावती किसी के अंडर में नहीं न रहती है, और वो खड़गे जो है अंडर से बाहर नहीं रह सकते। तो सबको पता है। हाँ, तो वैसा व्यक्तित्व तो नहीं चाहिए ना। अगर मायावती का व्यक्तित्व देखा जाए तो बहुत मजबूत व्यक्तित्व है। नहीं, आपने जो कहा वो विमर्श के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के नैरेटिव में अगर मायावती को खड़ा किया जाए तो मीडिया के नैरेटिव में किस हिसाब से उनको विरोध पक्ष के तौर पे पेश किया जा सकता है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, ना कि विमर्श के हिसाब से। तो ठीक है भाई, आप हम दोनों विमर्श करके किसी भी नेता को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो तो भाई तो मीडिया तय करेगी ना, हम लोग क्या कर सकते हैं उस विषय में, हम लोग तो अपनी ही बात रख सकते हैं ना। नहीं, हमारे जो डिस्कशन है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, कि जमीनी स्तर पे कितना उसकी। प्रैक्टिकल तो यही है कि इन लोग के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इनका इंडी गठबंधन फेल है। वो तो है, प्रैक्टिकल तो बस इतना ही है। नहीं, प्रैक्टिकल ये है कि मैं इस विमर्श को इस तरह से देख रहा हूँ कि क्या जमीनी तौर पे कितना मोदी के विरोध है या अंडर करंट है, ये कोई पकड़ नहीं पा रहा है आज के टाइम पे। वही सबसे बड़ा जो है ब्लंडर हो रहा है सभी के विश्लेषण के हिसाब से। कोई नहीं जानता कि मोदी के खिलाफ है भी या नहीं भी। अगर इसकी जो लिटमस टेस्ट है, जो आज के राम मंदिर की उद्घाटन हो रहा है, अगर जनता किस हिसाब से उस नैरेटिव को देखती है, वो जोड़ना चाहती है, और बाद में वो प्रतिक्रिया कितने दिन रहेगा, वो थोड़ा बहुत मोदी की आने वाली जो मापदंड है उसको हम थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं। मोदी की नहीं तो ये तो इस तरह से हुआ ना कि भाई मोदी क्या कर रहे हैं वो खाली वेट करेंगे, तो फिर तो ये दर्शक हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या करना है, ये तो अपना एक लंबी लकीर खींचे, उससे आगे तो इनके पास तो अपना कोई मुद्दा है नहीं, बस मोदी क्या करेगा बस हम उसके खिलाफ में रहेंगे, बस इनका वो तो यही एक मुद्दा है। ये कोई बात थोड़ी होती है। आप अपना एक मुद्दा बनाइए, उसे हट करके बनाइए और उसे बेहतर बनाइए, तब तो जनता देखेगी कि हाँ भाई हमारे लिए ये लोगों ने कुछ नया अलग बढ़िया सोच रखा है। अब तो इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, ये तो सिर्फ वेट करते हैं कि मोदी क्या करेंगे, और मोदी जो करेंगे हमको उनके खिलाफ करना है बस। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा था, मैं मोदी की जो अपनी लिटमस टेस्ट है जो जनता के बीच में वो तो 22 जनवरी को पता चल जाएगा। मैं वही कह रहा था, आपने ये विश्लेषण कर रहा था कि क्या प्रतिक्रिया आएगा 22 जनवरी के बाद, और उसके बाद भी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। प्रतिक्रिया तो कुछ देखिए, प्रतिक्रिया अपने अपने तरीके से करेंगे, जो उनके समर्थन में है वे सब उसके हिसाब से, राम मंदिर के हिसाब से जो काम करेंगे, और जो विपक्ष में होंगे तो वे कहेंगे कि ये मोदी का थोड़ी ना है, ये तो भगवान राम के लिए लोगों ने किया, तो वे ऐसा कहेंगे। मैं थोड़ा आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, लेकिन सच्चाई यही है ना कि ये लोग जो है उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। मोदी जो है इस बार चुनाव फिर जीतने जा रहे हैं। ये लोग अपना लाख सिर धुन लें, ये धतुरा खा लें, पागल हो जाएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो सही है। मैं दो तीन जो आपने जो मुद्दे उठाए उसको कह करके थोड़ा बहुत क्लोजिंग कर दूंगा। पहले मुद्दा यह है कि जो भी विपक्ष है आज के टाइम पे जो नकारात्मक बयान दे रहा है हिंदू के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी, ये और आसान कर दे रहे हैं, भाजपा के लिए और आसान कर दे रहे हैं। ये आप विश्लेषण सुन नहीं रहे, मैं इस हिसाब से
हो कि क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसके पीछे भी कुछ रणनीति हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं भी हम दोनों भी एक ही सुर में गाने की प्रतियोगिता में जाके एक ही गाना गाए और एक ही सुर में वो लगे, तो जनता ये तैर कर में विफल हो जाएगी कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे प्रतियोगिता ये होगा कि भाई कौन सा वो वही गाना किसने बेहतर गाया वो हो जाता है, ना कि अगर हम इसको दूसरी तरीके से आपने एक और गाया अपने स्ट्रेंथ पे, आपकी जो गायकी है थोड़ा बहुत हल्की आवाज में है और दूसरे की जो गाना है वो थोड़ा बहुत ऊंचे आवाज में वो गा सकते हैं, उस तरीके से उन्होंने सॉन्ग को चुना, तो दोनों में अंतर बाहर अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वो जनता जो है बेटर जज कर सकती है। मैं तो इसको नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से समझा रहा हूँ। और दूसरी बात, कोई भी आजकल के टाइम पे नकारात्मक सनातन के ऊपर भी ये कर रहा है, उस हिसाब से इसके विश्लेषण भी करें तो कुछ लोग जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के प्लांटेड बी टीम मान रहे हैं कुछ लोग उनको, ये जानबूझ के जो है उस तरीके से बयान दे रहे हैं। अगर डीएमके की बात करें, वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि वहाँ पे जो भी कांग्रेस हो वहाँ पे उत्तर भारत के पार्टी के तौर पे उनको देखा जाए और ये अपने वोट को कंसोलिडेट कर रहे हैं। दक्षिण भारत के लोगों को वैसे भी हिंदी समझ में नहीं आती, ये जो भी गाली दे उस तरीके से कोई भी नकारात्मक छवि बोले, जो भी हिंदी मीडिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा उतना ज़्यादा। इसलिए डीएमके अपने जो भी अंदर बाहर नेता हैं उनको जनता उनकी कोर वोटर बेस है उनको एड्रेस कर रही है, ना कि ऑल इंडिया को एड्रेस कर रही है सनातन धर्म की जो भी नकारात्मक छवि उसको उजागर करके। और बाकी है ना, ऐसा है तो आपका तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा है कि आज के ज़माने में ये लैंग्वेज जो है बैरियर अब ख़त्म हो चुका है। कहीं कोई किसी भी भाषा में ट्वीट करता है तो कहीं बोलता है तो उसका किसी भी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यार उत्तर भारत की जो हिंदी मीडिया है बोल रही है तो उसका दक्षिण भारत में ट्रांसलेशन तमिल में नहीं हो जाएगा, तमिल में हो जाता है और तमिल में जो बोला जाता है वो इधर भी हो जाता है, हिंदी में हो जाता है, इंग्लिश में हो जाता है। तो इसीलिए सबको पता चल जाता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो लैंग्वेज के कारण वो बच नहीं सकता, स्टालिन नहीं बच सकता लैंग्वेज के कारण, लैंग्वेज के कारण कांग्रेस भी नहीं बच सकती। नैरेटिव के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हिंदू जो भी एक हिंदुत्व के ऊपर उनकी जो नैरेटिव है वो वहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से वो लोगों को जोड़ के रख रहे हैं, ना कि वहाँ जो है ना, वहाँ अब तक जो है रिलीजन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है, वहाँ लैंग्वेज ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। लैंग्वेज का मुद्दा तमिलनाडु में ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, तो लैंग्वेज के हिसाब से वे कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर तो जो भी पार्टी है जो मतलब पक्ष में है या विपक्ष में है, तो दोनों ही तो लैंग्वेज के लिए वही करती है। तो लैंग्वेज कैंसिल हो गया, लैंग्वेज का वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि पक्ष भी उसी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है और विपक्ष भी उसी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है। तो अब उसके बाद सेकंड मैटर आ जाएगा। नहीं, आपको स्टालिन को काउंटर करने के लिए आपको तमिल में ही करना पड़ेगा, ना कि आप हिंदी। बात आप हमारी समझ नहीं रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो विपक्ष पार्टी है जैसे AIADMK है, तो AIADMK जो है वो अभी तो तमिल की ही बात करती है, वो कौन इंग्लिश की बात कर रही है और रशियन की बात कर रही है। तो वो अभी तमिल की बात कर रही है, DMK भी तमिल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए तमिल तो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बच जाता है सेकंड फैक्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि रिलीजन हो गया या कास्ट हो गया। हाँ, तो वहाँ पर जो सेकंड फैक्टर है ना वो कास्ट है, रिलीजन नहीं है। फर्स्ट फैक्टर लैंग्वेज है, सेकंड फैक्टर कास्ट है। तो कास्ट पर चलता है। अब थर्ड फैक्टर जो है ना वो रिलीजन है।
तो थर्ड फैक्टर रिलीजन होने के कारण अब तो ये बीजेपी की जो वहाँ यूनिट है उसका काम है कि उसको थर्ड फैक्टर से लेकर उसको सेकंड फैक्टर पर लाए। हाँ, वहाँ पे उनको हिंदी पार्टी ही उत्तर भारत की पार्टी ही देखा जाता है, क्योंकि वो नैरेटिव बना नहीं पा रहा है। नहीं वो की बात नहीं है। वहाँ पर बीजेपी का जो यूनिट है तो उसके तो वहाँ तमिलियन ही ना होंगे। हाँ, तमिल ही है। हाँ, तो वे तो तमिलियन ही होंगे, वहाँ तो वे तमिल ही बोलेंगे। नैरेटिव हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। हाँ, तो बीजेपी का तो काम होगा ना, हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी तो इनका वोट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वोट? वहाँ पे वो मुद्दा है ही नहीं कि वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा बन जाता है ना धीरे धीरे। अब मुद्दा बनाने वाला चाहिए ना। तो बंगाल में भी मुद्दा नहीं था, लेकिन देखिए धीरे 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 बंगाल में कांग्रेस साइडलाइन हो गई, कम्युनिस्ट साइडलाइन हो गया, अब ममता बीजेपी हो गई कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से हो गया। उसी तरह से बीजेपी कर्नाटक में नहीं थी, कर्नाटक में हो गई कि नहीं? अब वहाँ बीजेपी है और कांग्रेस है, बाकी प्लेयर आउट हो जाएंगे। तो तमिलनाडु में भी, तेलंगाना में भी धीरे धीरे अब बीजेपी तो वो करेगी ही, वो सनातन वाला खेल खेलेगी वहाँ पर। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ना कि बीजेपी की। वो नहीं है, लेकिन थी ना बीजेपी की। हाँ, वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यही दो रह गए। पहले तो बीजेपी थोड़ी भी नहीं थी। अगर आप 20 साल पहले देखे तो बीजेपी का तो वहाँ कुछ नहीं था। हाँ। तो अब वहाँ बीजेपी है और कांग्रेस है, यही दो है वहाँ। तो अभी कांग्रेस जीती, अगली बार हो सकता है बीजेपी हरा दे उसको। तीसरी जो लॉजिक में ले जाने वाला था कि भाई सनातन को किस लिए ये लोग गाली देते हैं, या वो सच में ऐसा है। तीसरी फैक्टर तो बहुत कॉमन है, जैसे कि मुस्लिम मतदाता, उनके लिए जो भी विकल्प है वो अपने जो कोर वोटर है उनको वो एड्रेस कर रहे हैं, ना कि बाकी हिंदुओं को। असल में विपक्षियों की गलती हमारी समझ से ये है ना कि ये इस चीज को नहीं मान पा रहे हैं, अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं कि हिंदू वोट अब तैयार हो गया है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये विपक्षी इसी खेल में मात खा रहे हैं, बीजेपी से 2 बार मात इसीलिए खाए। ये नहीं मान पा रहे हैं कि हिंदू वोट भी नाम की कोई चीज है, लेकिन हिंदू वोट तैयार हो चुका है, ये क्या अब रियलिटी है? ये रियलिटी है। यहाँ पे आप एक और चीज मान नहीं रहे। आप बारीकी से उनको देखिए कि आरएसएस बीजेपी की वोटर बेस है, वो तो 30% या 20% से शुरुआत होती है, और मुस्लिम की जो वोटिंग परसेंटेज लगभग ऐसे ही है। तो एक मुश्त वो मुस्लिम मतदाता वोट देते हैं, तो सारे जो नॉन बीजेपी जो भी पार्टियां हैं उनके लिए मुस्लिम मतदाता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने मुद्दे से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ना कि कैस्ट इक्वेशन भी वो बना नहीं पा रहे। इसलिए उनको आसान तरीका ये है कि मुस्लिम मतदाता को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करके वो वोट उस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, ना कि वो मेहनत कर रहे हैं कि कैस्ट की समीकरण बिठा करके। ये मेहनत देखिए बहुत कर रहे हैं, और ये उसी में सफल हो सकते थे अगर ये कास्ट पॉलिटिक्स में सफल हो जाते, तो जो अब तक ये सफल होते आ रहे थे 40 वर्षों से पिछले, तो वह कास्ट पॉलिटिक्स धीरे धीरे अब डाइल्यूट होते जा रही है। अब उतना ज्यादा वो नहीं रह गया है, क्योंकि सब रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ दे दिया गया। अब कहीं कुछ है नहीं, तो अब करेंगे क्या कास्ट करके? अब तो ओबीसी भी हिंदू हो चुके हैं ना, क्या करे। अब मुलायम को भी यही मुलायम नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को भी वही। इसीलिए कास्ट जो है ना, अब कास्ट जो है गेम इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने कास्ट के नाम पर आरक्षण देना था, वो आपने दे दिया, अब क्या करेंगे? इसीलिए कास्ट पॉलिटिक्स इनकी फेल हो गई। तो अब सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स या एंटी हिंदू पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। तो ये इनके सामने समस्या हो गई। तो कास्ट पॉलिटिक्स फेल हो जाने के कारण क्या हो गया कि अब तो है हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया, और जितना ज्यादा ये मुस्लिम चिल्लाएंगे, जितना हिंदू गाली देंगे, उतना बीजेपी को फायदा होता जाएगा। अच्छा, इनके पास दूसरे बड़े मुद्दे नहीं है कि जो है युवाओं को आकर्षित कर सके, पढ़े लिखों को आकर्षित कर सके। अच्छा, फिर इसके बाद इनके पास नोट भी नहीं है कि भाई चुनाव में नोट का बहुत वैल्यू होता है, खरीद लेते हैं लोग पैसे से। चुनाव में नोट का वैल्यू बहुत होता है। समझ लीजिए कि 25% जो है नोट से चलता है खेल।
हाँ, ये लोग तो खाली इसका गुणागणित लगा रहे हैं, लेकिन जो है धन का गुणागणित जो है बीजेपी लगा रही है। तो नोट का जो है सब जगह मीडिया का प्रचार इन्हीं का है, सारी संस्थाएं जो है बीजेपी की है, बीजेपी के पास बहुत पैसे हैं, चुनाव में खरीद लेंगे, तो इनका जीत का संभावना कहाँ है इन लोगों का। तो लास्ट में एक और चीज, जो भी ये एकेडमिक डिस्कशन है ना कि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत एकेडमिक डिस्कशन है। जैसे कि भाई क्या 2024 के चुनाव या अगर मोदी जी ना करवाए, क्या ये संवैधानिक है या क्या कोई राजनीतिक है, क्या कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। चुनाव होंगे, इस तरह की बातें ये बेफिजूल बातें हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, चुनाव नहीं कराने के पीछे जो कारण होते हैं ना, उसके लिए इमरजेंसी की सिचुएशन होती है या वार की सिचुएशन होती है, तो आप चुनाव को टाल सकते हैं। 6 महीना के लिए टाल देंगे या 1 साल के लिए टाल देंगे, एक बार में 6 महीना करके टालेंगे आप। हाँ, वो तो है ही। हाँ, लेकिन अनंत काल तक नहीं टाल सकते। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम दे। ये तो सिर्फ मैं 5 मिनट थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये तो सिर्फ ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कशन है, ना कि प्रैक्टिकली कोई वो इस तरीके से मोदी जी कल उस तरीके से करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सिचुएशन भी होनी चाहिए ना। संविधान में स्पष्ट बताया गया है कि सिचुएशन होनी चाहिए। या तो जो है इकोनॉमिकली जो है देश की स्थिति बहुत खराब हो जाए तो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हाँ, नहीं आप थोड़ा बहुत सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ये इस हिसाब से कह रहा हूँ कि संविधान के हिसाब से ही ये किया जा सकता है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ना कि ये तो एक विकल्प हो गया कि आपने कह दिया कि भाई 6 मंथ्स के लिए जो है इमरजेंसी लगा सकता है, वो पारित किए जा सकते हैं। वो तो एक विकल्प है ही उस तरीके से। या इस हिसाब से भी देखा जाए तो मोदी जी इस हिसाब से कर सकते हैं कि भाई अक्सर ये होता है, प्रक्रिया ये है कि कोई भी चुनाव अगर आता है, वो तो प्रेसिडेंट जो है अपना जो है ये जारी करती है, इलेक्शन कमीशन के हिसाब जो जारी करता है, उस हिसाब से तो वो ये होता है, इलेक्शन डेट जो है अनाउंस होता है, उस तरीके से होता है। अगर ना हुआ तो क्या होगा? इलेक्शन डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो करता है, सरकार नहीं करती है। सरकार को राइट नहीं है करने का इलेक्शन डेट, इलेक्शन कमीशन करती है। सरकार से सलाह लेती है, पूछती है कि क्या आप लोग जो है मतलब उस अर्थ में तैयार हैं, मतलब कि सारी व्यवस्था देने के लिए जो उनको चाहिए। तो सरकार कहती है हाँ। अगर सरकार कहती है कि नहीं हम देने के लिए तैयार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है फिर सरकार को नोटिस दे सकती है, और इलेक्शन कमीशन जो है कोर्ट में भी जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है कि आखिर आपके सामने कौन सी इमरजेंसी है। या तो वार होना चाहिए, या इकोनॉमिक क्राइसिस होनी चाहिए, या इंटरनल डिस्टर्बेंस होना चाहिए। यही 3 कंडीशन दिए गए हैं संविधान में। या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो बहुत ज्यादा, जिसके कारण आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, या जो है वार हो, या इकोनॉमिक क्राइसिस हो। इन तीनों में जब कोई कंडीशन नहीं है तो आप जो है चुनाव को नहीं टाल सकते। वो तो जाहिर है, लेकिन हमारे संविधान में ही कुछ ऐसे लूप होल्स है जिस हिसाब से जो है कुछ चीजें, कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ मोदी जी को भी नहीं कह रहा हूँ कि ये उसको दुरुपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी हो, कोई भी आने वाले समय हो, उस तरीके से कोई भी कर सकता है, क्योंकि इनके पास बहुमत है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, बहुमत से कुछ नहीं होता है ना। आपका बहुमत जो है, आपका बहुमत तभी तक है जब तक कि उसका जो है टर्म पूरा नहीं होता है। टर्म पूरा होते ही फिर आपके बहुमत का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत हड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम दे। मैं इसलिए हिसाब से कह रहा हूँ कि जब उनकी कार्यकाल जो है 2019 मई में शुरू हुआ था, 2024 मई में उनकी जो है पूरी टर्म खत्म होती है। उस टाइम पे जो है दोनों लोकसभा और राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम पे। नहीं, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा जो है ना परमानेंट बॉडी है।
हाँ, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, लेकिन हाँ। लोकसभा तो डिजॉल्व हो जाती है। लोकसभा डिजल्व हो जाएगी, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। हाँ, परमानेंट बॉडी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी अध्यादेश आना चाहिए वो तो प्रेसिडेंट के जो है उस हिसाब से आना चाहिए। नहीं तो अध्यादेश ऐसे मान्य नहीं होता है ना। नहीं नहीं नहीं, आप सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी वो अध्यादेश जारी करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के हिसाब से, वो कैबिनेट मिनिस्टर के ये सलाह के हिसाब से वो ये होता है। नहीं, वो सलाह उसकी लेते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होता है। अगर वो उसका रियल कॉज उसको सही लगेगा कि जेन्युइन कॉज नहीं है तो वो उसको जो है उसको उस पर वीटो भी कर सकता है, पॉकेट वीटो कर सकता है, वो रखा रह जाएगा, आपका अध्यादेश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनकी टर्म पूरी हो चुकी है और जो है डिसॉल्व भी हो चुका है, इस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, समझ रहे हैं ना, कि वो जो है एक्चुअल जो भी उनकी कैबिनेट पार्लियामेंट बुला के सत्र बुला के उस तरीके से वो पावर नहीं होता। नहीं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो उस समय हो जाता है जिस समय की आपका, जैसे मान लीजिए मई का इनका लास्ट वो है, मई तक है इनको, हाँ जो भी डेट होगा, तो मई के बाद चुनाव जो होता है तो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर उसके पहले अगर चुनाव होता है तो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए ही जो है चुनाव होगा, बस बात इतनी होती है। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप अनंत काल के लिए थोड़ी ना बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं इसी तरह से कह रहा हूँ कि जहाँ पे इलेक्शन की जो भी डेट है वो उन्होंने जारी ही नहीं किया, क्या इस टाइम पे क्या किस तरह से सरकार जारी थोड़ी करती है? नहीं नहीं नहीं, आप समझेंगे, इलेक्शन कमीशन जारी करता है। इलेक्शन कमीशन जारी करता है। इलेक्शन कमीशन जो भी जारी करता है वो प्रेसिडेंट के जो भी उनको ये करना पड़ता है, दस्तखत देना पड़ता है, वो बाद में वो जारी होता है। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी क्राइसिस होता है यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइसिस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में, कोई इसमें ये कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भ्रांति नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही स्पष्ट है कि किस कंडीशन में जो है आप इसको चुनाव को टाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमाना नहीं टाल सकते हैं, आपका बहुमत है इस वजह से आप नहीं टाल सकते हैं, ये कहीं नहीं है। ठीक है, मैं इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, आज शायद यहीं पे छोड़ देता हूं। और कभी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसके लिए फिर फाइनल जजमेंट के लिए कोर्ट होता है।